प्रश्न से। पहला प्रश्न जो कह रहा है वह है कि वर्ष 2025 में विश्व की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना कौन सा देश में शुरू किया जाएगा वर्ष 2025 में। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में किया जाएगा। वर्ष 2025 में विश्व की पहली थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर परियोजना चीन देश में शुरू करेगा। और चीन कहाँ पे करेगा? तो चीन गोबी रेगिस्तान में विश्व का पहला थोरियम पिघला हुआ नमक परमाणु रिएक्टर का निर्माण कार्य शुरू करेगा। रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह गर्मी को स्थानांतरित करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए तरल नमक और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। वह ब्राह्मण पुजारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने लगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय एक ब्राह्मण पुजारी थे जो बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगे। रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु एवं विचारक थे। उनका जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी के कमारपुर बंगाल में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 ईस्वी में की गई थी। अगला है, किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूरिया को। यूरिया जिसका सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है, इसे सोना उर्वरक के नाम से भी जाना जाता है। यह उर्वरक नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता है, जिसने 2021 में 70 मिलियन मीट्रिक टन की खपत की है। यूरिया सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है, जो भारत के कुल उर्वरक खपत का 60% है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो को सर्वप्रथम खोज जो किए थे वो किसने किए थे? तो वो किए थे रखाल दास बनर्जी ने खोज किए थे। और कब किए थे? तो 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारकों में बृहत स्नानघर और अन्नागर है। मोहनजोदड़ो की यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अवसर पर कहा था कि एक बार फिर आपको याद रखना है कि झंडा फहरा दिया गया है। जब तक एक भी हिंदुस्तानी मर्द, औरत, बच्चा जिंदा है, यह तिरंगा झुकना नहीं चाहिए। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस संपूर्ण देश में मनाया गया। अगला है, भारत में लौह युग खाली स्थान काल से जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। और इसका सही आंसर हो जाएगा वैदिक। क्या है? वैदिक। भारत में लौह युग वैदिक काल से जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला था। सैंधव सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक शब्द जो है विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, असीम ज्ञान होता है। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? अंत्योदय कार्यक्रम। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। गरीबों के लिए स्वचालित यह योजना सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। गरीबों के लिए संचालित यह योजना राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था। राजस्थान में इस योजना को लागू होने के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे वो भैरों सिंह शेखावत थे। भारत सरकार ने अंत्योदय कार्यक्रम कब शुरू किया था? ये शुरू किया था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। काफी इंपॉर्टेंट डेट है, ये कई बार प्रश्न जो है वो पूछा गया है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 10 जो है अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? तो पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23,
129। अगर योग इन सब का करें तो 129 आएगा। औसत की बात करते हैं तो औसत जो आएगा 129/10 बराबर 12.9 आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए आएगा। 8 का कितना होगा? ए होगा। 3 मापने वाले टेप क्रमशः जो है वो 64 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर लंबे है। वह सबसे कम लंबाई क्या है जिसे इनमें से किसी भी टेप द्वारा सटीक रूप से मापा जा सकता है? तो इन सब का जो है 64, 72 और 96 का क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा 576 सेंटीमीटर। तो ये जो सबसे मिनिमम है जिसे इन तीनों टेप से सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा बी, 576 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। तो एक व्यंजक दिया है, इसे सरल करना। इसमें कुछ नहीं, इसमें बोर्ड मास जो है वो लगा देना है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इसमें जो होगा हल होगा इसका होगा। ये जो दिया हुआ है ऊपर, तो 8 - 3 दिया हुआ, इसे हल करके 5 ले आना है, बस इससे कर देना है। बाकी बोर्ड मास के हिसाब से आप कर सकते हैं। क्या है? बोर्ड मास के हिसाब से आप इसे हल कीजिएगा। आंसर जो 10 का आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? 71 आ जाएगा। क्या है? 71 आ जाएगा। एक वर्ष के लिए मूलधन और राशि का अनुपात 5:6 है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि P जो है वो 5 है और A जो है वो क्या है? 6 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही जो है वो ब्याज होता है। कितना हो गया? 1 हो गया। तो प्रतिशत कितना हो जाएगा? दर प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा वो 1/5 गुना 100 बराबर हो जाएगा क्या? 20%। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी, 20%। ए और A/B² का माध्यानुपाती क्या होगा? तो माध्यानुपाती बराबर होता है, माध्यानुपाती बराबर क्या होता है? √x/, यानी हो जाएगा √A × A/B² बराबर √A²/B² बराबर A/B। आंसर हमारा होगा कौन सा? सी हो जाएगा, 12 का सी। एक किताब को किसी मूल्य पर बेचने पर अंकिता को 10% का लाभ होता है। यदि किताब को दोगुने मूल्य पर बेचा जाता है तो अंकिता के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है और ये लाभ परसेंटेज है। अगर क्रय मूल्य मान लिया कि 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है? अंकिता को 10% का लाभ होता है, 110, तो लाभ कितना हुआ? 10%। अब कह रहा है ये किताब को दुगने मूल्य पर बेचा गया। तो कितना? दुगने मूल्य पर बेचा गया, यानी ये 100 ही, इसमें क्या हो जाएगा? ये क्रय मूल्य जो है वो 100 ही रह गया, लेकिन ये जो बेचा गया है वो दोगुने मूल्य पे बेचा गया, यानी 220 में बेचा गया। तो ये जो हो गया लाभ परसेंट कितना हो जाएगा? 120% हो गया। क्या? 120% हो गया। तो कह रहा है दोनों मूल्य बेचा जाता है तो अंकिता के लिए लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा वो 120% हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। यहाँ देखिए पहले क्या था कि 100 क्रय मूल्य था, 10% का लाभ होता है तो 110 में बेचा गया। लेकिन अब किताब को दोगुने मूल्य पर बेचा जाता है तो ये दुगना कर दिया गया। जो 110 पे बेचा जाता है तो 220 पे, लेकिन क्रय मूल्य अभी भी 100 ही है। तो लाभ जो हो गया वो कितना हो गया? 120% हो गया। तो आंसर हमारा बी आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2016 के आयु वर्ग के अनुसार एक कस्बे की कुल जनसंख्या की प्रतिशत को दर्शाती है। कस्बे में 40 वर्ष से कम आयु के 2200 बिलियन लोग हैं। 40 से 50 आयु वर्ग में कितने बिलियन लोग हैं ये हमें बताना है। तो हो जाएगा क्या प्रश्न में कि 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रतिशत कितना है? तो वो है 35 + 18.5 + 12.5, यानी टोटल जो है वो 66% है ना। 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को प्रतिशत कितना हो गया? 66%। और 66% बराबर जो है वो दिया हुआ है 2200 मिलियन। क्या है? 2200 बिलियन दिया हुआ है। तो 1% बराबर हो जाएगा कितना? 100/3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 40 से 50, यानी 40 से 50 आयु वर्ग के लोगों की संख्या, लोग 1% बराबर हो जाएगा कितना? 100/3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 40 से 50, यानी 40 से 50
आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये होगा कितना? 100/3 अगुना कितना है? 25.77। क्या है यहाँ? 25.77। तो ये हो जाएगा 859 बिलियन। तो आंसर हो जाएगा ए। कितने बिलियन हो जाएगा? 859। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन कि पी, क्यू और आर एक काम को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी अकेले पहले, चौथे, 7वें खाली स्थान दिन काम करना शुरू करता है। क्यू अकेले दूसरे, 5वें, 8वें दिन काम करता है और आर अकेले तीसरे, 6ठे और 9वें दिन काम करता है। यह पैटर्न काम पूरा होने तक जारी रहता है। पूरा काम कितने समय में पूरा किया जाएगा ये बताना है, यानी कितने दिनों में। तो सबसे पहले पी जो है वो 6 दिन में काम करता है, क्यू जो है वो 12 दिन में और आर जो है वो 15 दिन में। अगर इन सब का एलसीएम लिया जाए, एलसीएम, तो ये हो जाता है 60, जो कि कितना निकल के आता है? एलसीएम कुल कार्य निकल कर आता है। अब इसका क्षमता हो जाएगा कितना? तो इसका क्षमता हो गया 10, इसका क्षमता हो गया 5, इसका क्षमता हो गया क्या हो गया? 4 हो गया। पहले 9 दिन कार्य जो हुआ कार्य होगा तो कितना हो जाएगा? तो पहले 9 दिन कार्य में 10 अगुना क्या हो जाएगा? 3। पहले, चौथे और 7वें दिन है, यानी 3 दिन ये करता है तो 10 गुना 3 हो जाएगा। प्लस 3 दिन क्या करता है? क्यू करता है तो 5 गुना 3 हो जाएगा। 3 दिन आर करता है प्लस 4 गुना 3 हो जाएगा, यानी कितना हो गया? ये 57 यूनिट हो गया। 57 यूनिट तो काम हो गया। अब था कितना? 60 था, उसमें से 57 यूनिट हो गया, बचेगा क्या है? 3। क्या है? 3 कार्य बच गया है। अब कह रहा है कि यह पैटर्न काम पूरा होता है। अब कौन करेगा? फिर से पी किया, क्यू किया, आर किया, अब क्या कौन करेगा? पी करेगा। ठीक है, तो पी करेगा। पी के क्षमता 10 है, काम बचा है 3, तो 3/10 जो है वो और दिन लगेगा पी को करने में। तो कुल समय कितना लगा? कुल समय 3-3 दिन तो कर लिया तीनों, तो 9 दिन और प्लस पी एक्स्ट्रा जो किया तो 3/10, यानी 9.3/10 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा होगा? सी होगा। 15 के सी होगा। कंप्यूटर में EBCDIC का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यह एक कैरेक्टर इनकोडिंग सिस्टम है जिसे 1960 के दशक में IBM द्वारा विकसित किया गया है। EBCDIC का उपयोग मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम में व्यापक रूप से किया जाता है। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? और इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कंप्यूटिंग का एक रूप है जिसमें डेटा और सेवाओं तक इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की आधारित जेसी लिबिल्डर ने 1960 के दशक में किया था। जेसी लिबिल्डर ने 1960 के दशक में किया था। संचार, सुरक्षा और डेटा भंडारण के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग आधुनिक प्रौद्योगिकी का एक अनिवार्य जो है वो क्या है? हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा निजी IP पते को सार्वजनिक IP पते में बदलने के लिए। NAT नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का उद्देश्य निजी IP पते को सार्वजनिक IP पते में बदलने के लिए किया जाता है। यह स्थानीय नेटवर्क के अंदर कई निजी पतों को इंटरनेट पर जानकारी स्थानांतरित करने से पहले सार्वजनिक IP पते पर मैप करने का एक जो है ये तरीका है। ऐसा संगठन जो चाहता है कि कई डिवाइस एक ही IP पते का उपयोग करें, वे NAT का उपयोग करते हैं, जैसा कि अधिकांश घरेलू राउटर करते हैं। नेक्स्ट है वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। तो चूजा जो है वो झुंड, तो भालू जो है वो क्या होगा? तो ये होगा टोहिया। क्या होगा? टोहिया। जिस प्रकार चूजा के समूह को झुंड कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार भालू के समूह को टोहिया कहा जाता है, टोहिया। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट कूट भाषा में रीजन को इस तरह लिखा जाता है, हेल्दी को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में इसको कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? आइए यहाँ पर लिखते हैं REASON। ये है 5 4 10 1 2 9 है। यहाँ पर अगर हम गौर से देखते हैं तो R का जो है मान क्या होता है?
आर का मान होता है 18, क्या है 18। एन इसका मान जो होता है ई का ए का एस का मान कितना होता है 19 होता है। आप पहले कॉन्सोनेंट का मान दे दीजिए, ओ का क्या हो जाता है वो वोवेल है छोड़ दीजिए, एन का क्या होता है 14 होता है। यहाँ हम देखते हैं कि अगर ये एन है इसे जोड़ देते हैं 1 + 4 तो ये 5 हो जाएगा। एस में 19 है, ठीक है, तो 19 को अगर क्या है जोड़ेंगे यहाँ तक तीसरे अक्षर में कितना है 9 + 1 तो ये 10 आ रहा है। यहाँ तो है वो 4 है, आर जो है वो 18 है, अगर इधर किया जाए तो यहाँ पर जो है 1 + 8 आ रहा है 9। अब वोवेल के हमें देखना है कि वोवेल को क्या किया गया। अगर मान लिया कि वोवेल को हम दे देते हैं ए बराबर 1, ई बराबर 2, ए ई आई ओ यू जो है ये 1 2 3 4 5 देते हैं, तो ई का मान क्या हो गया 2 हो गया, क्या है ई का मान 2 हो गया। और यहाँ से ये डायरेक्ट ये 2 लिखा गया है। ए का मान 1 होता है तो ये डायरेक्ट 1 लिखा गया है। उसी तरह ओ का मान 4 होता है तो ये 4 लिखा गया। यानी यहाँ पर क्या गया कि वोवेल के जो मान है वही लिखे और जो कॉन्सोनेंट के है वो 1 प्लस जितना अगर 2 डिजिट में है तो उससे दोनों डिजिट को जोड़ के लिखना है। लेकिन इसे भी देखना है कि हेल्दी में क्या इसी तरह कोई पैटर्न बन रहा है। तो ये हेल्दी को देख लेते हैं। HEALTH बाई एच का जो मान होगा वो 8 होता है, ई का मान होता है 2, ए का मान ए होता है 1 होता है, एल का 12, टी का 20, एच का कितना होता है एच का 8 होता है और बाई के 25 होता है। यहाँ किया हुआ कोडवर्ड कितना है 7 1 6 2 3 1 2 1 6 है। अगर इसे देखते हैं तो 5 या 2 7 कर किया जा रहा है, 2 + 5 7 हो जाएगा। ये 8 है तो यहाँ पर 16 किया गया है। यहाँ कॉन्सोनेंट 8 है तो ये 8 गुना 2 किया गया है। यानी जो कॉन्सोनेंट में सिंगल डिजिट है उसे 2 से गुना कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ है कि 2 से गुना कर रहा है और एक जो है कॉन्सोनेंट है उसको दोनों को जोड़ भी रहा है। तो जोड़ इसलिए रहा है क्योंकि वो 2 डिजिट का है, सिंगल डिजिट को गुना कर रहा है। एच का हो गया 8। अब टी का जो 20 हो जाता है तो 20 को कितना होगा 2 0 ये 2 लिखा गया है। ठीक उसी तरह एल का 12 होता है 2 1 3 लिखा गया है। ए का जो होता है 1 वो 1 लिखा गया है। ई के क्या है तो ये 2 लिखा गया और ये 8 है। यहाँ देखिए 8 का ये 16 किया गया है, 8 गुना 2 16 है। यानी हमें कॉन्सोनेंट को जो सिंगल डिजिट होगा उसे 2 से गुना करना होगा। अगर कॉन्सोनेंट जो है सिंगल डिजिट का हो तो उसे क्या करना होगा 2 से गुना करना होगा। अगर डबल डिजिट का तो उसे क्या करना है जोड़ देना है, दोनों डिजिट को जोड़ देना है। और वोवेल का जो है जस के तस रख देना है, वो भी वोवेल को नंबर देके ए का 1 होगा, ई का 2 होगा, आई के 3 होगा, ओ के 4 होगा, यू के 5 होगा। तब आइए इसी तरह अब करना है DIVUL जो है जी और ई हो जाएगा। इसका अगर हम मान की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका 1 होगा, इसका 22 होगा, इसका 21 होगा, ये 12 होगा, जी का 7 होगा, ई के 2 होगा। यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 को डायरेक्ट लिखेंगे, जी को जो है 7 दूनी 14 लिखेंगे, ये 12 है 2 1 3 लिखेंगे और ये 21 है, कितना है भी और यू है, ये क्या है यू का जो मान होता है वो 5 होता है तो यहाँ पर 5 ही रख देंगे क्योंकि AEIOU होता है। यू का मान जो है वो 5 होगा, भी का जो होता है वो 22 होता है तो 22 2 दूनी 4 हो जाएगा और ए क्या है DI है, आई का जो मान होगा वो कितना है 3 है तो ये 3 लिखा जाएगा। और डी का जो मान होता है 4 है और 4 को 4 दूनी 8 है, यानी लास्ट अक्षर 4 होना चाहिए और शुरुआत के अक्षर जो है वो 2 होना चाहिए। आंसर जो हमारा कौन सा आ रहा है वो डी आ रहा है, क्या है डी आ रहा है। अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें अगर इसे काउंट कीजिएगा अच्छे से तो 18 त्रिभुज आएगा, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष के। कथन में कह रहा है कि सभी लॉकेट जो है वो चेन है। यहाँ पर क्या कर देना है ये लॉकेट हो जाएगा, लॉकेट सभी लॉकेट। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें अगर इसे काउंट कीजिएगा अच्छे से तो 18 त्रिभुज आएगा,
आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष के। कथन में कह रहा है कि सभी लॉकेट जो है वो चेन है। यहां पर क्या कर देना है, ये लॉकेट हो जाएगा, लॉकेट, सभी लॉकेट जो है वो चेन है, ये हो गया चेन है। उसके बाद कह रहा है कि 100% पदक जो है वो लॉकेट है, तो ये अंदर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये 100% पदक जो है वो क्या हो जाएगा, लॉकेट है। कुछ अंगूठियां चेन है, कुछ जो है अंगूठियां, ये अंगूठियां जो है वो चेन है, ये तो हमारा एक बन गया। तो इसका हो जाएगा निष्कर्ष में सभी चेन पदक है, सभी चेन पदक है, ये गलत है। दूसरा है सभी पदकों की अंगूठियां होने की संभावना है, संभावना पूछ रहा है, तो ये कैसे भी तो बन सकता है, जो अंगूठिया यहाँ बना है वो अंगूठी ऐसे भी तो बन सकता है, ये भी तो हो सकता है अंगूठियां, ये भी तो अंगूठियां बन सकता है, तो संभावना बन सकता है, इसलिए ये जो है वो सही हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। केवल निष्कर्ष जो है सेकेंड अनुसरण करता है। सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, सुमित की ओर जो है इशारा करते हुए अनुज ने कहा, यह है अनुज। कह रहा है कि वह मेरी माँ, अनुज की जो माँ कोई है ना, वह मेरी माँ के पिताजी, माँ के जो है वो क्या है, पिताजी, पिताजी कोई है, पिताजी के बेटे, पिताजी के कोई क्या है, बेटे, ये पिताजी के बेटे के भाई, बेटे के जो है भाई, बेटे के भाई का बेटा है, का जो हो जाएगा यहाँ पर वो बेटा हो जाएगा, क्या है, बेटा हो जाएगा। और वो कौन है, सुमित, क्या है, सुमित। कह रहा है वह मेरी माँ के पिताजी के बेटे के भाई का बेटा है। यदि विनीता, जिसकी शादी कार्तिक से हुई है, यदि जो है वो विनीता कार्तिक से शादी हुई है, अनुज की माँ है, यानी अनुज की माँ जो हो जाएगी वो कौन सा होगी, विनीता, ये जो है विनीता हो जाएगी। और जिसकी शादी जो हुआ है किससे हुआ है, कार्तिक से हुआ है, कार्तिक से। अनुज की माँ है तो विनीता का सुमित से क्या संबंध है, तो यहाँ कह रहा है कि विनीता का जो है सुमित से क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में जो है वो संबंध के बारे में बताया गया। अब देखिए विनीता के पिताजी कोई है, उनके बेटे हैं, तो ये जो लग जाएगी वो क्या लग जाएगी, बहन लग जाएगी, है ना, बहन लगे, तो मतलब भाई के भाई का बेटा है। तो पूछ रहा है सुमित से क्या संबंध है, यहाँ ये देखिएगा से जो लगा हुआ किसे, सुमित से क्या संबंध है, विनीता है, यानी पिता हुआ, पिता के भाई के बहन, या अपने माने पिता की बहन, यानी पिता की बहन जो हो गए फुआ लग गए, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, पिता की बहन लग गए। ये से देखिएगा ना कि विनीता के तरफ से देखिएगा, सुमित से ही देखिएगा, तो सुमित के पिता जो हो गए कोई ये है, इसके भाई के बहन है, यानी इनके भी बहन है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, पिता की बहन। 25 नंबर प्रश्न है कि नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 संदर्भ में एक समान है और उनमें एक असंगत है। असंगत वर्ण समूह को जो है हमें क्या करना है, चयन करना है असंगत का। तो आइए देखते हैं क्या है। एफ से जो है वो क्या है, एफ से एच है और एच से डी है और डी से जे है। पहला में ये +2 किया गया है, ये -4 किया गया है, ये +6 किया गया है। दूसरा में देखते हैं पी से जो है +2 करेंगे तो आर से -4 किया गया है तो एन, और एन से +6 किया गया है तो वो टी है। उसी तरह एल से एन प्लस जो है 2 है, एन से जे जो है वो क्या है -4 है, और जे से पी जो है +6 है। इसमें देखते हैं जी से आई जो है वो +2 है, आई से ई जो है -4 है, और ई से बाई जो है -6 है। सब में +6 था, इसमें माइनस जो है 6 है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्विनी वैष्णव को। किसे शामिल किया गया, अश्विनी वैष्णव को शामिल किया गया है, सी है। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स है। ईपीसीजी योजना गुणवत्तापूर्ण सामान के निर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को
सुविधाजनक बनाने और भारत के निर्यात की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद करती है। ईपीसीजी योजना वर्ष 1990 के दशक में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के आपात की सुविधा हेतु जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता उल्लेखित है। प्रस्तावना को संविधान का जो है वो आत्मा कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों के 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुनिश्चित कराती है। अगला है, फरैज आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरैज आंदोलन की, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाजी शरीयतुल्लाह ने। फरैज आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह ने किया है। इसके प्रचार प्रसार में शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन यानी दादू मियाँ का प्रमुख जो है वो योगदान था। ये कब शुरू हुआ? 1838 से 1857 ईस्वी के बीच। फरैज आंदोलनकारी सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। यह आंदोलन अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। भारत में संवैधानिक विकास क्रमिक रूप से विभिन्न चार्टर, कानून, एक्टों द्वारा प्राप्त हुआ है। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान के विकास का आधार बिंदु है। इस अधिनियम में 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। भारत के संविधान भारत के जनता द्वारा बनाया जाएगा, ऐसा विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम प्रसिद्ध है। कलिंगा स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। भुवनेश्वर, उड़ीसा में भारत का एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर है। इसकी आधारशिला जो है 1978 ईस्वी में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने रखा था। अगला है, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ। 12 दिसंबर 2019 को इस कानून को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया। इससे अधिनियम को 10 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल करने पर हमें खाली स्थान प्राप्त होगा। अगर इस व्यंजन को सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आइए एक एक कर देखते हैं। 24 √45 के 9 गुना 5 लिख सकते हैं, -16 इसे लिख सकते हैं, 4 गुना 5 20 लिख सकते हैं, प्लस ये 245 को आप लिख सकते हैं कितना? तो 245 के लिख देते हैं 49 गुना 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 245 हो जाएगा। और इसे लिख सकते हैं 47 √5 बटा हो जाएगा, क्या होगा? 5 या 15 1 16 बटा ये 5 प्लस 7 बटा 5 -13 बटा 6 -11 बटा 5 -27 बटा 5 प्लस 10 बटा जो है वो 6 हो जाएगा। ऊपर वाला को है कि ये 9 बाहर निकलेगा तो यहाँ ये 3 बाहर होके निकलेगा, ये 2 बाहर होके निकलेगा, ये 7 बाहर होके निकलेगा। जब कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना? 72 √5 -32 √5 प्लस 7 √5 -47 √5। जब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाता है कितना? 79 √5 -79 √5 हो जाएगा। क्या है? 47 और 16 जोड़ के 79 है, ये 79। तो ऊपर जब 0 आ जा रहा है, ये जब ऊपर को हम हल कर रहे हैं तो ये जब 0 आ रहा है तो नीचे कुछ भी रहे 0 ही आएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए आ जाएगा। क्या है? ए आ जाएगा। नीचे वाला सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। यदि 2 संख्याओं का औसत 12 है और उन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल 119 है तो उन दोनों संख्याओं का अंतर जो है कितना है? माना कि जो वो 2 संख्या है वो कौन कौन है? तो वो x है और y है। अब कह रहा है कि x और y का कुल योग कितना है? तो x और y का योग जो है वो कितना है? तो औसत 12 है तो 12 गुना 2 ही योग होगा। अब कह रहा है कि x और y का गुणनफल कितना है? y का गुणनफल कितना है? तो ये है 119 है। x माइनस y बराबर हो जाता है √x + y के स्क्वायर माइनस
हो जाता है अंडर रूट एक्स प्लस बाई के स्क्वायर माइनस 4x बाई, उन दोनों के संख्याओं का अंतर हो जाता है x माइनस बाई बराबर अंडर रूट एक्स प्लस बाई के होल स्क्वायर माइनस 4x बाई। बस मान रख दीजिए 24 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 119, ये हो जाएगा अंडर रूट 576 माइनस 476 बराबर अंडर रूट 100 बराबर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आंसर हमारा दोनों संख्याओं का अंतर कितना आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कंपनी जो है वो 10,000 में कच्चा माल खरीदती है और एक उत्पाद बनाती है जिसमें श्रम और अन्य चीजों में अतिरिक्त 5,000 खर्च होते हैं। उत्पाद को 25,000 में एक वितरक को बेचा जाता है, कितना में? 25,000 में, जो इसका मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और इसे खुदरा विक्रेता को बेच देता है। इसके बाद खुदरा विक्रेता इसका मूल्य 25% अधिक अंकित करता है और इसे अंतिम ग्राहक को बेच देता है। कंपनी वितरक और खुदरा विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित कुल लाभ कितना है? तो पहले तो क्या हो जाएगा कि कंपनी का कुल लागत कितना हुआ? कुल जो लागत है वो हो गया 10,000 प्लस 5,000, ये हो गया 15,000। क्या है? 15,000। और उसे बेचता भी है कितने पे? 25,000 पे। तो अंतिम विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो 25,000 अब गुना कितना? एक 120% लाभ कमाता है और एक कमाता है 125, यानी 25% कमाता है। तो ये हो जाता है 37,500। क्या है? 37,500। तो उत्पाद पर जो है, उत्पाद पर संयुक्त लाभ जो है कितना हुआ? तो 37,500 अब माइनस कितना खर्चा हुआ था? 15,000। क्या है? 15,000 बटा 15,000 गुना 100, ये हो जाएगा कितना? 150%। क्या है? 150%। तो आंसर जो है कि संयुक्त रूप से अर्जित कुल लाभ कितना हो गया? वो हो गया 150%। बी जो है वो सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि समान चाल वाली दो रेलगाड़ी विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वह एक दूसरे को 8 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की जो है चाल क्या हो जाएगा? यानी चाल बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा समय होता है। तो चाल हो बराबर दूरी कितना है? 120 प्लस 120, दोनों को पार करने में दोनों की लंबाई जुट जाएगा और समय लग रहा है 8 सेकंड, यानी 240 बटा 8 यानी 30 मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा? 30 मीटर पर किलोमीटर बदलने के लिए 18 बटा 5 से गुना करना होगा। तो ये हो गया क्या है? 6 25 30, 6 हो गया, 8 छक्का 48 के 8 बाकी 4 हो गया, 6 4 10, 108 किलोमीटर हो गया। क्या है? 108 किलोमीटर हो गया। तो ये तो आ गया कि इसका दोनों का चाल हो गया। 108 जो है वो आया हमारे पास, वो दोनों रेलगाड़ी को सम्मिलित चाल को जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ सिंगल को निकालना है तो इसे 2 से भागा दे दीजिए, हो जाएगा 54 किलोमीटर बराबर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 500 पर 2 वर्षों के 20% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है वहाँ क्या होगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि दर जो है वो कितना है? दर है 20%। ठीक है, और जो है अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा था। अर्धवार्षिक में क्या होता है? दर जो है आधा हो जाता है, तो यानी ये 10% हो गया। अब समय जो है वो क्या है? समय है 2 वर्ष कह रहा है, 2 वर्ष कह रहा है, यानी ये जो हो जाएगा वो 4 छमाही हो जाएगा। क्या है? 4 छमाही हो जाएगा। अब मूलधन जो कितना है वो 500 है। क्या है? 500 है। तो यहाँ पर दर को 10 को लिख सकते हैं 1/10। तो एक ये होता है मूलधन और ये है मिश्रधन। अगर मूलधन पहले साल 10 है तो मिश्रधन जो हो जाता है 11 हो जाता है। दूसरे साल 10 है तो 11 होगा, दूसरे 10 है तो 11 होगा। ये 6 महीना पे चल रहा है, साल में नहीं चला, ये 11 हो जाएगा। इसे करिए, एक पर जो है कितना है? 4 शून्य, और जब इसे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14,641। मिश्रधन इतना है, मूलधन इतना है, तो ब्याज कितना होगा? इन दोनों के डिफरेंस हो जाएगा, यानी 4641 रुपये हो जाएगा। लेकिन मूलधन जो है हमारा ये तो इतना इकाई हुआ, दिया हुआ है 500। ये 500 कैसे आ जाएगा? अगर मान लिया कि 1/20 से इसे क्या करेंगे? काटेंगे, तो ये हमारा 500 आ जाएगा। 0 से 0 1 कटेगा, 1000 का ही 500 आ जाएगा। तो इसे भी तो गुना 1/20 करना होगा। इसे 1/20 करते हैं तो ये लगभग जो आ जाएगा 232 के करीब आ जाएगा। तो आंसर जो हमारा कितना हो जाएगा? 232.50। ये जो है हमारा
सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित दंड आलेख में वर्ष 2006 से 2009 के दौरान एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का नामांकन को दर्शाया गया है। दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए कि 2006 से 2009 के सभी वर्षों में नामांकित लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात जो है वो क्या है। तो सभी वर्षों में नामांकित लड़कों की संख्या कितना है, वो है 400 प्लस 600 प्लस 700 प्लस 800 बराबर कितना हो गया, 2500 हो गया। और सभी वर्षों में नामांकित लड़कियों की संख्या, तो ये 300 प्लस 600 प्लस 500 प्लस 600, ये हो गया 2000। क्या है, ये हो गया लड़कियां और ये हो गया लड़कों। अब अनुपात कर देना है, तो 2500 अब बटा 2000, ये 2 कट गया, ये 25 बटा जो हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 5 और इसे 4 से काट दीजिए, 5:4 होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, ए होगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि एस का क्रमशः हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में 65, 74, 62, 68 और 68 अंक मिलते हैं। गणित, हिंदी और अंग्रेजी में उसके औसत अंक, गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में उसके औसत अंकों का से कितना अधिक है ये बताना है। तो गणित, हिंदी, अंग्रेजी में औसत है तो वो है 62 प्लस 74 प्लस 65 अब बटा 3 बराबर 201 बटा 3 यानी 67 हो जाएगा। और गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में तो है 62 प्लस 68 प्लस 68 बटा 3 यानी 198 बटा 3 यानी ये 66। तो 67 माइनस 66 कितना हो गया, 1 का डिफरेंस। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न करा कि त्रिभुज ABC के भुजा BC का मध्य बिंदु जो है वो D है। मान लीजिए एक त्रिभुज है ये ABC, क्या है, ये त्रिभुज A है, B है, C है। कह रहा है कि इसके मध्य बिंदु जो है वो D है। इसके मध्य बिंदु क्या है, वो है D है। भुजा AC पर बिंदु E है। कोई भुजा पर बिंदु जो है वो E है। इस तरह स्थित है कि CE बराबर जो हो जाएगा 1/3, CE बराबर जो हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। BE एंड AD एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी यहाँ पर जो प्रतिच्छेदित करती है वो G पर करती है। तो AG बटा GD क्या होगा, यानी हमें निकालना होगा क्या है, AG बटा GD। तो यहाँ पर जो है दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है कि BD अनुपात CD बराबर जो दिया हुआ है वो 1:1 है और AC अनुपात CE बराबर दिया हुआ है 3:1। तो AE अनुपात EC बराबर कितना हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, यानी 4:2 लिख सकते हैं। DP को BE के समांतर खींचा गया है। DP को जो है वो किसके समानांतर खींचा गया है, तो BE को। अगर मान लिया कि यहाँ से इसके समानांतर ये खींच देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा P हो जाएगा। क्या है, P हो जाएगा। तो ये समानांतर खींचा गया। अब जो है त्रिभुज किस में देखना है, तो हमें त्रिभुज देखना है BEC में। BD बट्टा क्या होगा, CD बराबर EP बट्टा कितना होगा, PC। BD बटा CD 1/1 बराबर EP बटा PC। तो ये हो गया है EP बटा PC जो है वो बराबर हो गया है। क्या है, बराबर हो गया। तो अब त्रिभुज जो है ADP में AG बटा GD बराबर हो जाएगा AE बटा PE बराबर 4/1। तो हमारा जो अनुपात आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, C आ रहा है, 4:1। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से गैर डीनाइट्रीफाइंग कौन से है, गैर डीनाइट्रीफाइंग कौन से है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन D बैसिलस रामोसोम। क्या है, बैसिलस रामोसोम। बी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का मुख्य कार्य नाइट्रेट और नाइट्राइट को परिवर्तित करके नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालना है। क्या है, बाहर निकालना है। डी नाइट्रीफाइंग की प्रक्रिया मिट्टी की उर्वरता को कम कर सकती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो विकास को पोषित करने वाला कारक है मिट्टी से हटा दिया जाता है और वायुमंडल में हस्तांतरित कर दिया जाता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया स्वपोषी जीव है, क्योंकि वह नाइट्रोजन को अमोनिया या अन्य रूपों में परिवर्तित करके अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है लिंकन सूचकांक किसकी माप है, लिंकन सूचकांक। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी जनसंख्या के आकार का। लिंकन सूचकांक जो है वो जनसंख्या के आकार की माप है,
लिंकन सूचकांक एक सांख्यिकी विधि है। इसका उपयोग कई क्षेत्रों में किसी पशु पर अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। भारत में कितने नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 24 नाभिकीय रिएक्टर हैं। कितना है? 24 नाभिकीय रिएक्टर है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के मध्य है। पेडोलॉजी जो है मृदा है, तो पोमोलॉजी जो होगा वो फल होगा। क्या होगा? फल होगा। जिस प्रकार पेडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फल का अध्ययन किया जाता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्मों के शब्दों के मध्य है। टिंटोमीटर, रंग, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटेक्टर कोन। जिस प्रकार टिंटोमीटर का उपयोग खाद्य और पेय उद्योग में रंग की निगरानी के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रोटेक्टर को उपयोग जो है कोन एंगल मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को स्थान परस्पर बदल दिए जाना चाहिए? तो अगर मान लें कि यहाँ पर भागा और माइनस को परस्पर बदलते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो अगर इसे करेंगे तो 156 भागा 13 प्लस 9 गुना 18 माइनस 5। जब इसे सोल्व करेंगे तो यह आ रहा है 169, जो कि इधर भी आ रहा है। आंसर हमारा जो है वो सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दिए गए विकल्पों के लुप्त अंक ज्ञात करें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक जो है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है 7 4 2 69 किया गया है। ये कैसे किया गया? अगर मान लें कि 7 के स्क्वायर करते हैं तो ये 49 होगा, ये 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, ये 4 के 2 के करेंगे तो 4 आ जाए। 16 4 20 69 बिल्कुल आ रहा है। ये जो है आ रहा है 49 प्लस 16 प्लस 4 जो आ रहा है 69 आ रहा है। ठीक, इसे देखते हैं। 3 तिया के 9 करते हैं, 9 9 81 अब प्लस 1, 9 1 10 1 81 कितना होगा? 91 हो रहा है। यानी अब इसे स्क्वायर करके जोड़ देना है, यानी 2 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, यानी 4 प्लस 36 प्लस 25, 36 4 40 और 40 25 65। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रजत ने कहा, ये रजत है, रजत ने कहा वह मेरी सास की, मैंने रजत के कोई ये सास होगी, मेरी सास की इकलौती पुत्री, यानी सास की जो है इकलौती पुत्री है, तो ये तो रजत की पत्नी ही होंगी। पुत्री का ये क्या है? पुत्र है। क्या? पुत्र है। तो तस्वीर में मौजूद व्यक्ति को रजत से क्या संबंध है? यानी यहाँ से संबंध देखना है, रजत से क्या संबंध है? तो रजत का पुत्र है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके एक शब्द बनाया जा सकता है, वह शब्द ज्ञात कीजिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिटर्मिनेशन से बना सकते हैं टर्मिनेटेड, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ श्रृंखला देखते हैं क्या किया जा रहा है। 12 से 23 किया गया है, मतलब प्लस 11 किया गया। 23 से 34 किया गया, प्लस 11 किया गया। 34 से 45 प्लस 11, 45 से 56 प्लस 11, 56 से प्लस 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 67। आंसर जो हमारा आ जा रहा है वो ए हो जाएगा। काफी सिंपल प्रश्न है, ए होगा। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। तो सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में है। और उससे ज्यादा जो है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में उससे ज्यादा जो है वो तमिलनाडु में है, और उससे ज्यादा जो है वो बिहार में है। क्या है? बिहार में। सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में कितना है? तो उत्तर प्रदेश में 31 है। महाराष्ट्र की बात करें तो 19 है। तमिलनाडु का कितना है? तो 18 है। पश्चिम बंगाल और बिहार का कितना है? तो 16 है। तो आंसर हमारा जो है कॉमन के हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हमारा सही हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या जो कितनी होती है? 250 होती है, परंतु वर्तमान में जो है वो 245 है। क्या है? 245 है। किस न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? ए, न्यूरालिंक। क्या है? न्यूरालिंक। स्टारलिंक नहीं होगा, न्यूरालिंक होगा, नहीं स्पेस एक्स के जो मालिक है एलन मस्क, उन्हीं का कंपनी है न्यूरालिंक। उन्होंने क्या किया है कि पहली बार इंसानी दिमाग में ब्रेन चिप को लगाया है, यानी न्यूरालिंक ने।
निम्नलिखित में कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है? श्रीलंका की, सही आंसर हो जाएगा बी, कैंडियन नृत्य। क्या है? कैंडियन नृत्य। यह 16वीं से 19वीं शताब्दी तक कैंडियन राजाओं के अधीन कला विकसित हुआ है। इसकी 4 अलग अलग किस्में हैं, पैंथेरू, न्याडी, उडेकी और बेस है। रत्नद्वीप, पूरब का मोती, सिंहल द्वीप, तपोवन जैसे नामों से अभिहित श्रीलंका जो है एक द्वीपीय देश है। श्रीलंका के कई नाम है, रत्नद्वीप, पूरब की मोती, सिंहल द्वीप, तपोवन जैसे नाम है। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ए वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा? ए वेगनर के द्वारा किया गया है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? सुंडा ट्रेंच, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुमात्रा का है, सुमात्रा। सुंडा ट्रेंच को जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित सबसे जो है वो गहरा गर्त है, और विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में अवस्थित मरियाना गर्त है। अगला है, किस सेना की 25वें महानिदेशक राकेश पाल का चेन्नई में हृदयघात से निधन हो गया? और इसका आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल। आंसर होगा ए। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? घनत्व जो है सबसे कम किसका है? तो वो हो जाएगा शनि का। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में वो 6ठे स्थान पे है। शनि ग्रह के चारों ओर वलयों को पाया जाना इसकी प्रमुख जो है वो विशेषता है। अगर दूरी के हिसाब से कहा जाए तो अगर मान लिया कि यहाँ पर क्या है, सूर्य है, इसके नज़दीक जो है वो बुध है, उसके बाद क्या है, शुक्र है, उसके बाद क्या है, पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है। क्या है? नेपच्यून है। यानी इस तरह जो है दूरी बढ़ते क्रम में है। अगला है, एक वर्ग ए का विकर्ण ए प्लस बी इकाइयाँ है। वर्ग बी के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाइयाँ कितना होगा जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से जो है दुगना है? तब सबसे पहले तो हमें ए का क्षेत्रफल निकालना होगा। ए का क्षेत्रफल बराबर जो हो जाएगा हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? ए प्लस बी के स्क्वायर बटा 2 वर्ग इकाई लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि वर्ग बी का जो होगा क्या होगा? वर्ग बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वर्ग बी का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर बटा 2, क्योंकि जिसका क्षेत्रफल ए के क्षेत्रफल से दुगना है तो ये दुगना कर दिया, दो कट गया। ये ए प्लस बी के जो स्क्वायर है वो बी का वर्ग इकाई हो गया। क्या है? वर्ग इकाई, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब वर्ग बी का भुजा क्या हो जाएगा? वर्ग बी की भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इकाई हो जाएगा। क्या है? इकाई हो जाएगा। तो वर्ग बी की विकर्ण कितना हो जाएगा? तो विकर्ण जो हो जाएगा √2 ए प्लस बी हो जाएगा। क्या है? √2 ए प्लस बी इकाई होगा। तो क्षेत्रफल जो हमारा हो जाएगा वो √2 ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कितना होगा? 2 इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर वर्ग इकाई। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न चलते हैं, देखते हैं कि 3 गुना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का मान जो है वो ज्ञात करना है। हम इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के लिख सकते 3 गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर एक्स। अब बटा कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकते हैं 3, ये हो जाएगा कितना? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब बटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 3, सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई फल व्यापारी कुछ जो है वो केले खरीदता है, उनमें से 1/5 भाग जो है केले निकल गए हैं। क्या है? सड़ के निकल गए हैं, इसलिए उसने इन्हें फेंक दिया है। तो पहले मान लेते हैं कि 100 खरीदा। कितना खरीदा? 100 केला खरीदा। कितना रुपया में? 100 रुपया में। क्या है? 100 रुपया में। 100 रुपया में खरीदा, उनमें से 1/5 भाग केले सड़े हुए निकल गए, यानी 1/5 को हम हटा देंगे, यानी 20 सड़े हुए निकल गए। अब जो केला बचा
बचा, वो कितना बचा, 80 बचा। उसके बाद कह रहा है कि उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेच दिया। 2/5 भाग को, अगर इसको 2/5 करें, जो केला बचा वो कितना बचा, 80 बचा। उसके बाद कह रहा है कि उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% के लाभ पर बेच दिया। 2/5 भाग को, अगर इसको 2/5 करेंगे 15% के लाभ से, तो इसको काटेंगे तो कितना हो गया, ये 32 हो गया। इसको बेच दिया है 115% के लाभ पे बेच दिया है। शेष केलों को 10% के लाभ पर बेच दिया है। ये शेष बचेगा कितना, 48 बचा, क्योंकि 32 तो इधर बेच दिया 115% के लाभ पे, 48 जो बचा है उसे 10% के लाभ पर बेचा है। इसे कितना है, 110% के लाभ पे बेचा है। तो ये हो गया 32 का 115%, ये हो जाएगा कितना, 36.8, और ये हो जाएगा 52.8 हो जाएगा। दोनों के जोड़ देते हैं, 36.8 प्लस 52.8 बराबर कितना हो गया, 89.6। तो उसका समग्र प्रतिशत हानि या लाभ का है, तो ये हो गया 89.6%। अब खरीदा था 100 रुपया में और ये 89.6 में बेचा ही है, तो हानि ही होगा। तो हानि प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा 100 माइनस 89.6 बटा 100 और गुना हो जाएगा 100 बराबर 10.4%। क्या है, 10.4%। तो हानि हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस इसे सही चलना है कि 100 केला को खरीदा था 100 रुपया में, तो उसे 1/5 भाग को ये सड़ जाने के कारण जो क्या होता है, बाहर फेंक देता है, बचता है 80 केला को 2/5 भाग जो 32 है उसे 15% के लाभ पर बेचता है, और अब ये 48 बचा उसे 10% के लाभ पे। तो ये 36.8 रुपया में बेचा, ये 52.8 रुपया में, दोनों जोड़ के उसे 89.6 रुपया आया। हानि हुआ, हानि कितना हुआ, 10.4%। अगला है ए, बी और सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय क्रमशः 40,000, 48,000 और 80,000 जो है वो निवेश किया है। 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 मिलाए, बी ने हर महीने 4,000 मिलाए, सी ने हर महीने 4,000 निकाले। यदि कुल लाभ 6,72,000 है तो सी का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या करें कि ए और बी सी में बांट देंगे कि ये किस अनुपात में जो है पहले निवेश किए हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए जो है वो 40,000 करता है, कितना, 6 महीना करता है। फिर हर महीने जो है वो क्या करते हैं कि हर महीने 4,000 बढ़ा के, यानी अगले महीने जो है 44, फिर 48, फिर कितने हैं, तो ये है 52, फिर 56, फिर 60, फिर 64,000 रुपये करते, क्योंकि ये जो है 4,000 मिलाए हैं हर महीने। तो ये इतना हो गया। जब इसे पूरे जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 240 प्लस 324, यानी 564 जो है वो 1000 के रूप में है। तो ये हुआ। बी का अगर अनुपात में देखते हैं तो ये 48,000 शुरुआत के है, 6 महीना लगाया है, प्लस हर महीने 4,000 बढ़ा के, तो ये प्लस हो जाएगा 52 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 64 प्लस 68 प्लस 72 हो जाएगा। जब इसे जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 288 प्लस 372 हो जाएगा 660। अगर सी को जोड़ते हैं तो सी का कितना हो जाएगा, 80 गुना 6 जो है वो 6 महीने लगा। उसके बाद जो है ये माइनस में होगा कितना, हर महीने जो है वो 4,000 निकाल लेते हैं, 4,000 निकाले हैं, यानी ये जो हो जाएगा कमते चल जाएगा। 76 प्लस 72 प्लस 68 प्लस 64 प्लस 60 प्लस 56 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 480 प्लस 396 हो जाएगा कितना, 876। अब लाभ का वितरण निवेश के अनुपातिक होता है, तो लाभ सी का जो हिस्सा होगा, सी का हिस्सा वो कितना हो जाएगा, तो 876 है ना, गुना 6,72,000 जो है पूरे में, वो अब बटा कितना होगा सबका जोड़ के 564 प्लस 660 प्लस 876, यानी हो जाएगा कितना, 2,80,320 हो जाएगा। तो 2,80,320 जो है हमारा हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पर एक समझना था कि 40,000 शुरुआत के 6 महीने में देता है, उसके बाद 4,000 बढ़ा के, और 40,000 तो दे ही रहा है, वही 44, 48, 52, 56, 60, 64 करके लगाया है। लेकिन सी जो यहाँ क्या करता है, 4,000 निकाल के वो देता है। ये 876, ये 660, ये 564 हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित हिस्टोग्राम 30 अंकों की एक परीक्षा में
40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंक को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। 20 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर देखना है कि क्या है 20 अंक, कितना 20 या अधिक अंक प्राप्त करने वाला। तो 20 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 10 प्लस 5 है। क्या है? 10 प्लस 5 है। यहाँ जो है 10 हो जाएगा, ये देखिए 20 या उससे अधिक में तो ये 10 हो गया और ये 5 लोग हैं, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया? 15। कुल छात्र कितना है? कुल छात्र जो है वो 40 है, तो प्रतिशत हो जाएगा कितना? 15/40 गुना 100 बराबर 37.5%। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात करें जो संख्या इतना में के को प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना दे। अब जो संख्या 6 से विभाज्य होगा 3 और 2 से भी विभाज्य होगा। संख्या का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगा, और संख्या के अंतिम अंक अगर 2 से विभाज्य है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो 6 तो यहाँ विभाज्य है तो 2 से विभाज्य होगा। अब 3 से विभाज्य होने के लिए 3 + 2 + 8 + 1 + k + 6/3 करना होगा, यानी 20 + k/3 हो जाएगा। k का न्यूनतम संभव मान क्या हो जाएगा? तो अगर 20 + 1 करेंगे तो भी हो जाएगा 21/3 यानी 7 हो जाएगा। k का अधिकतम मान क्या होगा? 20 + 7 27/3, क्या है? 27/3। ये भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर जो है अधिकतम क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। प्रतिस्थापित करके संख्या को 6 से विभाज्य बना सकती है, तो k को अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा प्रतिस्थापित? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 जो होगा अधिकतम मान, तो आंसर हमारा होगा बी। क्योंकि 2 प्रतिस्थापित कर रहा है, एक तो 1 जोड़कर और एक कौन है? 7 है। कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो दोनों का योग जो है वो 1 + 7 कितना है? 8 हो जाएगा। 2 वृत्तों की परिधि जो है वो कितना है? 198 सेंटीमीटर तथा 352 सेंटीमीटर। उनकी त्रिज्याओं का मध्य अंतर जो है वो क्या होगा? यहाँ दिया हुआ परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना है। तो वृत्त की परिधि बराबर जो होता है वो कितना होता है? 198 सेंटीमीटर। 2πr1 बराबर होता है 198, त्रिज्या बराबर r1 बराबर होता है 198 गुना 7/2 गुना 22, यानी हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। दूसरी वृत्त की परिधि दिया हुआ है 352, 2πr2 बराबर 352 दिया हुआ है, तो r2 बराबर होगा 352 गुना 7/2 गुना 22 यानी 56 सेंटीमीटर। अब अंतर पूछ रहा है त्रिज्याओं का, तो 56 - 31.5 कर देना है, ये हो जाएगा 24.5 सेंटीमीटर। क्या है? 24.5। सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी द्वारा जो है वो 5 बाई -1 घंटों में तय की गई दूरी जो है वो कितना है? 125 बाई क्यू -1 किलोमीटर है। रेलगाड़ी के हमें चाल ज्ञात करना होगा। तो यहाँ जो है वो दूरी दिया हुआ है, क्या है दूरी? ये दूरी है 125 बाई क्यू -1 है, और समय जो दिया हुआ है वो कितना है? 5 बाई -1। तो चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय, यानी 125 बाई क्यू -1 बटा 5 बाई -1, यानी 5 बाई के होल क्यू -1 के क्यू बटा 5 बाई -1। तो इसे लिख सकते हैं 5 बाई -1 इंटू हो सकता है 5 बाई के स्क्वायर -5 बाई गुना 1 प्लस 1 के स्क्वायर बटा ये हो जाएगा 5 बाई -1। ये कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास कौन सा? तो ये बच जाएगा 5 बाई स्क्वायर, 25 बाई स्क्वायर -5 बाई, ये हो जाएगा सी। सी जो हमारा, सॉरी सी नहीं, बी जो हमारा है वो बच जाएगा। क्या है? बी जो है सही हो जाएगा। 5 बाई को तो ये 5 बाई गए, तो 25 बाई माइनस क्या हो जाएगा? 5 बाई प्लस ये माइनस में नहीं है, ये हो जाएगा कितना? प्लस में होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ओलेग कोनेन्को। क्या है? ओलेग कोनेन्को। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेन्को ने अंतरिक्ष में 878 दिन और 12 घंटे से ज़्यादा समय बिताया है। वे अपनी साथी रूसी गेनाडी पडाल्का से आगे निकल गए हैं। अगला प्रश्न है कि 50 ग्राम की वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व 1 gm/cm² है तो वस्तु पानी में क्या होगा?
तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये हो जाएगा 50/20 बराबर 2.5 GM पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वस्तु का घनत्व तो हमारा आ गया और जल का भी घनत्व दिया हुआ है 1 GM पर सेंटीमीटर, घनत्व तो हमारा आ गया और जल का भी घनत्व दिया हुआ है 1 GM पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि यदि वस्तु का भार W1 जो है वो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का भार W2 हो तो W1 ग्रेटर देन W2, तो वस्तु जो है वो क्या हो जाएगा, वस्तु जो है वो डूब जाएगा। क्या है, डूब जाएगा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, बी। निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना संरूपण धातु तत्व के होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 2882 होता है। संरूपण धातु मतलब ट्रांजिशन मेटल तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2882 होता है। वह तत्व जिसके अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु कहलाते हैं, और जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु कहते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो होगा डी। कथन एवं धारणाएं के प्रश्न है कि यदि तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। एक माँ अपने बच्चे को चेतावनी देती है। धारणाएं, चेतावनी से बच्चा उसे परेशान करना बंद कर सकता है। सभी बच्चे मूलतः शरारती होते हैं, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। केवल धारणा एक अंतर्निहित है कि वो परेशान करना बंद कर सकता है। सभी बच्चे मूलतः होते हैं या नहीं है इसके बारे में कोई भी वर्णन नहीं किया गया। आंसर हो जाएगा ए। 70 की वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, अन्य से जो है वो भिन्न है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा 70 का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 नंबर। क्या, 1 नंबर यानी ए हो जाएगा, क्योंकि दिए गए आकृति एक को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में 3 सफेद पंखुड़ियां 2 गहरे रंग की पंखुड़ियों के दाएं या 1 गहरे रंग की पंखुड़ियां के बाएं हैं। तो एक जो है अन्य से भिन्न है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को इस तरह लिखा जाता है तो संडे को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर होगा MADRAS, लिखा गया है OWNHEQ लिखा गया है। यहाँ से देखिए कि अगर मान लिया कि M से Q देखते हैं तो क्या है, +4 किया गया है, बिल्कुल किया गया है। अगर इसे देखते हैं A को +4 E हो जाएगा, क्या है +4। D के H जो है वो +4 किया गया है। R से N किया गया है, इसमें -4 किया गया है। A से W -4 और S से O -4 किया गया है, यानी -4 किया गया है लास्ट के ये वाला 3 में, और इसमें +4 किया गया है, इसमें -4। उसी तरह संडे को देख लेना, SUNDAY, इसमें जो है +4 करेंगे, इसमें -4 करेंगे, लेकिन आड़े तिरछे में करेंगे। ये S जो है यहाँ चला जाएगा तो +4 करेंगे तो W होगा, ये बाई होगा, ये जो होगा वो R होगा। ये सब +4 वाला है। यहाँ से हो जाएगा D का, वो हो जाएगा -4 में, तो ये क्या आ जाएगा, तो वो होगा Z होगा। A का -4 करेंगे तो ये होगा W, और बाई के -4 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, U होगा। आंसर हमारा 71 के निकल के आ जाएगा, B आ जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का जो है वो उत्तर दें। 8 दोस्त जो है वो एक मीटिंग के लिए एक वृत्ताकार मेज की जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुख करके कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि ए जी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, जो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर ये यहाँ पर बैठा हुआ है, जी यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा बी बैठा हुआ है। डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है। डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये डी हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा तो दूसरे स्थान। और जी और ए के बीच में बैठा है, जी और ए के बीच में बैठा है, तो यहाँ हो जाएगा कौन सा, सॉरी, जी और ये हो जाएगा, जी और ए के बैठा हुआ है कौन, एफ बैठा हुआ है, और ये डी हो जाएगा। सी बी या ई के बगल में नहीं बैठा है। सी जो है बी या ई के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो यहाँ पर अगर ई हो जाएगा तो सी बगल में यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा एच हो जाएगा। तो बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, बी के ठीक बाईं ओर एच बैठा हुआ है। आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा।
6 टीम है, क्या है, 6 टीम है। 2019 में उनके द्वारा जीते गए मैचों के संख्या के आधार पर तुलना की गई है। डीडी ने आरआर और आरसीबी से अधिक मैच जीते हैं। यहाँ जो है वो डीडी ने अधिक मैच जीते हैं आरआर से, और किससे जीते हैं, आरसीबी से। लेकिन एमआई तथा सीएसके से कम मैच जीते हैं, यानी एमआई और सीएसके से कम मैच जीते हैं। केकेआर ने एमआई से अधिक मैच जीते हैं। केकेआर जो है वो क्या है, एमआई से अधिक मैच जीते हैं, लेकिन सीएस से कम मैच जीते हैं। क्या है, सीएसके से कम मैच जीते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सबसे ज़्यादा सीएसके, उसके बाद केकेआर, उसके बाद एमआई, उसके बाद जो है वो डीडी। आरआर और आरसीबी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो किसने सर्वाधिक मैच जीते हैं, तो वो हो जाएगा सीएसके। क्या है, सीएसके। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। चलिए कार्यवाही देखते हैं कि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचने के लिए उसे तुरंत समय प्रबंधन की कोई पुस्तक पढ़नी चाहिए। दूसरा, उसे अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना चाहिए और बिना विलंब किए अपनी परियोजना को शुरू कर देना चाहिए। तीसरा, उसे पहले अपनी परियोजना को लेआउट बनाना चाहिए और फिर उसे लेआउट बनाना चाहिए और लेआउट को पालन करना शुरू कर देना चाहिए। किसके बारे में कहा है कि राहुल को किसी परियोजना को समय समाप्त होने में केवल 2 दिन शेष है और उसने अभी तक अपनी परियोजना पर कार्य करना आरंभ नहीं किया है। इस पे ये कार्रवाई किया गया है। इसमें से कौन सा कार्रवाई सही हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो कार्यवाही 2 और 3 दोनों सही है, क्योंकि कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना चाहिए और बिना विलंब किए परियोजना को शुरू कर देना चाहिए। क्या ऑलरेडी 2 ही दिन शेष बच रहा है, और उसे लेआउट बनाना चाहिए और उसी लेआउट को पालन करना शुरू करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 74 का ए। 75 में कह रहा है कि उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ से देखते हैं कि बी से जी गया है +5 है, जी से एल गया है +5 है, एल से क्यू गया है +5 है, और क्यू से जो +5 करेंगे तो हमारा भी आएगा। क्या है, भी आएगा। भी हमारा जो है वो आएगा। यहाँ से देखिए 2 से क्या है 3 गया है, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से क्या हो जाएगा, 7 से हमारा क्या आएगा वो देखना है। तो 7 से आएगा 11, क्योंकि यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या लिखा गया। 2, 3 जो है 5, 7, 9 तो भाज्य हो जा रहा है, 11 होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, शुरुआत का बी है, लास्ट 11 है, तो इसी से मिल जा रहा है, डी हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम डीपीपी किस वर्ष किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 ईस्वी में। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वर्ष 1975 में किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 20 पॉइंट प्रोग्राम टीपीपी दूसरी केंद्रीय योजना है जिसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित अनेक योजनाओं को समन्वित तथा गहन नियंत्रण के लिए किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे, तो वो थे, आंसर बी हो जाएगा, जॉर्ज यूले। क्या है, जॉर्ज यूले। 1889 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था, और 1888 ईस्वी में इलाहाबाद की अध्यक्षता जो किए थे जॉर्ज यूले ने किए थे, कि जॉर्ज यूले ने। और 1894 में कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है, तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग खाली स्थान आंतरिक रिंग होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 10वीं। तीरंदाजी लक्ष्य पर एक्स रिंग 10वीं आंतरिक रिंग होती है। तीरंदाजी यानी आर्चरी के खेल में ब्रो और एरो का इस्तेमाल किया जाता है, और इस खेल का नाम लैटिन शब्द आर्क्स से पड़ा है जिसका मतलब होता है बो होता है। टारगेट आर्चरी डिसिप्लिनी में खिलाड़ी के सामने एक लक्ष्य होता है और तीरंदाजी आर्चरी उस पर निशाना साधता है। यह लक्ष्य एक आर्चर से 70 मीटर यानी रिकवर के लिए दूरी पर होता है, 70 मीटर की दूरी पर होता है, और एक लक्ष्य 50 मीटर यानी कंपाउंड के लिए होता है। एक आर्चर को दिए गए लक्ष्य पर 5 रंग बने होते हैं, जिसमें सुनहरा, लाल, नीला, काला और सफेद रंग जो है वो शामिल होता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 2 सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा
बी जल डमरू मध्य कहते हैं। क्या है? जल डमरू मध्य कहते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी का प्रारंभ कब किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2013 को। क्या है? प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का मतलब होता है आपका पैसा आपके हाथ। गरीबी उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी जो है ये कार्यक्रम है। यूरोप में यूरो मुद्रा उभयनिष्ठ यूरोपीय मुद्रा को कब अपनाया गया था? यूरोप में यूरो मुद्रा, इसका सही आंसर जो है ये कार्यक्रम है। यूरोप में यूरो मुद्रा उभयनिष्ठ यूरोपीय मुद्रा को कब अपनाया गया था? यूरोप में यूरो मुद्रा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जनवरी 1999 में अपनाया गया था। यूरो मुद्रा यूरोपीय देश के 28 में से 20 सदस्य अपनाए हुए हैं। क्रोएशिया 1 जनवरी 2023 यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश हो गया है। अमेरिकी डॉलर के बाद यूरो दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा जो है प्रचलन वाली मुद्रा है। यूरो नाम आधिकारिक रूप से 16 दिसंबर 1995 को अपनाया गया था। 999 के पावर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो बी हो जाएगा। ये कैसे इतना बड़ा इसे हल करेंगे? तो 999 के क्यू को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 के क्यू। तो इसे क्या है फिर a माइनस बी के होल क्यू पर इसे क्या करना है? तोड़ दीजिएगा। तब जो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा कौन सा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण √3x² माइनस 8x प्लस 5 √3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। इतना का जो है वो मूल ज्ञात करना। तो इसे लिख सकते हैं √3x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 5 √3 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस 5 माइनस √3 कॉमन ले लेंगे, √3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस √3 इंटू √3x माइनस 5 बराबर 0। x बराबर तो एक आएगा √3 और दूसरा आएगा √3x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर 5/√3। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात संकेत क्रमशः प्रत्येक 45 सेकंड, 75 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलते हैं। यदि वे सभी 9:30 बजे एक साथ बदलते हैं तो अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगे? तो 45, 75 और 90 के एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 450 सेकेंड आएगा। क्या है? सेकेंड हो जाएगा। 450 को अगर हम भागा दे देंगे 60 से तो ये हो गया कितना? तो 3 दूना 15 या 45, यानी 7.5 मिनट के बाद होगा। 7.5 मिनट होगा, यानी 9:30 हो गया। तो 9:37 और 30 सेकंड में ये क्या है? बदलेगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 5/6, 7/8, 11/12, 13/16 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या कीजिए, हरों का लसा ले लीजिए। अगर हर को लीजिएगा लसा तो कितना आएगा? 48 आएगा। 6, 8, 12, 16 का कितना आएगा? 48 आएगा। अब हर को क्या है ना समान कर दीजिए ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। एक को नीचे वाला को जो है वो समान कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 48 होगा, 8 6 48, यानी 8 5 40 बटा ये 48 होगा। ये 42/48 होगा। ये 44 बटा जो है 48 होगा। ये 39/48 होगा। हर यहाँ नीचे वाला जो है सब समान है। तो जो सबसे बड़ा है अंश वही सबसे बड़ी संख्या होगा। तो इसमें बड़ा जो है सबसे ज़्यादा कौन है? वो 44 वाला है। 44 जो तीसरा क्या था? 11/12। और क्या करें? सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी का अंतर है। सबसे छोटी भिन्न कौन है? तो 39/48 यानी 13/16 है। इन दोनों के बीच में जो निकाल देना है कितना? 11/12 माइनस 13/16 के अंतर। तो ये हो जाएगा 48। तो ये 4 11 44 माइनस 16 48, तो ये हो जाएगा 39, हो जाएगा 5/48। आंसर हमारा हो जाएगा 5/48 सी। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। आंकड़ों को तो सभी के जोड़ के 5 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा 46/5 यानी 9.2। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिंदु के -4 से गुजरने वाली कोई रेखा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के क्रमशः 1 0 0 2 पर काटे तो के का मान जो है वो क्या हो जाएगा? कह रहा है कि इस तरह काट रहा है। यहाँ पर है b बराबर 1 0 और यहाँ पर है 0 2 और c जो यहाँ काट रहा है वो क्या हो जाएगा? k1 और -4 हो रहा है c। तो यही हमें निकालना है कि दो बिंदुओं के से गुजरने वाली सरल रेखा के समीकरण होता है y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1।
अब बिंदु 0 2 और 1 0 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस 0 बराबर 0 माइनस 2 बटा 1 माइनस 0 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 2x प्लस वाई बराबर 2 आ जाएगा। 2x प्लस वाई बराबर 2 बिंदु k माइनस 4 से गुजरेगी। ये कहाँ से गुजरेगी, k और माइनस 4 से गुजरेगी। तो आइए यहाँ पर रख देते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू के माइनस 4 बराबर 2, 2k बराबर जो हो जाएगा 6, k बराबर जो आएगा 3। आंसर हमारा जो हो जाएगा k का मान वो 3 आ जाएगा। चलिए 89 नंबर प्रश्न जो है वो क्या हो जाएगा, 89 कि दो खंबे x मीटरों की दूरी पर है, उनमें से एक की ऊंचाई दूसरी की दुगनी है। तदनुसार यदि उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से एक पर्यवेक्षक उनके शीर्षों के उन्नयन कोण परस्पर पूरक बनाता है तो छोटे खंभों की ऊंचाई जो है वो कितने मीटर है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। प्रश्न के अनुसार फिगर ड्रॉ कर दिया गया है। त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी और इस पॉइंट पे जो है वो ई पॉइंट है, ए बी ई में tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 2h बटा x यानी x बाई 2, तो 4h बटा कितना हो गया, x हो जाएगा। cot थीटा बराबर हो जाएगा 4h बटा x, tan थीटा बराबर होगा x बटा 4h होगा। और त्रिभुज डी सी ई में क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर h बाई x बाई 2 यानी हो जाएगा 2h बटा x हो जाएगा। ये समीकरण जो है वो 2 है और ये समीकरण क्या है, समीकरण ये वाला हमारा होगा, ये 1 है और ये 2 हो गया। दोनों tan थीटा को निकाले। अब यहाँ क्या करना है कि दोनों को बराबर कर देना है। तो ये हो गया, बराबर करने पे x बटा 4h बराबर 2h बटा x है। तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बटा 8, h बराबर होगा अंडर रूट x स्क्वायर बटा 8 यानी x बाई 2 रूट 2 हो जाएगा। यानी खंबे की ऊंचाई जो कितनी है, x बाई 2 रूट 2। आंसर हमारा जो है 89 के ए हो जाएगा। किसी आवृत्ति वितरण का माध्यक तथा बहुलक जो है वो क्रमशः 26 तथा 29 है, तो माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। एक फार्मूला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है, तो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस माध्यक होता है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2 माध्य बराबर हो जाएगा 3 माध्यक माइनस बहुलक। माध्य बराबर आ जाएगा 3 माध्यक माइनस बहुलक बटा 2 हो जाएगा। मान रख दीजिए 3 गुना 26 माइनस 29 बटा 2 यानी 24.5। आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, 90 के बी। 91 नंबर प्रश्न है, किस फल में असली यानी ट्रू तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित है, और इसका आंसर हो जाएगा काजू। काजू जो है, जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, बाह्यदल आदि से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहते हैं, जैसे सेब, अमरूद, नाशपाती, अमरूद, कटहल, लीची आदि। तो आंसर हमारा हो जाएगा काजू। जिगर लीवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, अग्न्याशय के द्वारा होता है। क्या है, अग्न्याशय के द्वारा। अग्न्याशय गुलाबी रंग की जो है वो ग्रंथि होता है, यह हल्का क्षारीय होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे उद्भूत हुई है, और इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योटो प्रोटोकॉल से। क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल CO2 के उत्सर्जन को नियंत्रित करने से संबंधित है और यह 2005 से लागू है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है और ये 1989 में लागू हुआ है। कौन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कोटेजना प्रोटोकॉल जो है वो 2000 ईस्वी में लागू हुआ। रामसर संधि 1971 में से लागू हुआ है। यदि 19 दिसंबर 1992 को शनिवार है तो 22 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 19 दिसंबर 1992 के शनिवार, तो 22 दिसंबर 2009 के क्या होगा, 19 दिसंबर 1992 से लेके 19 दिसंबर क्या है 2009 तक का विषम दिन निकालना होगा। तो संख्या जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 17 साल हो गया प्लस 4 लीप ईयर हो गया, 21/7 कर देंगे, ये हो जाएगा 0। अब 19 दिसंबर जो है निकल गया, क्या है 19 दिसंबर
9 निकल गया है, जो कि कितना है, शनिवार है। शनिवार प्लस 0 जो हो गया वो शनिवार ही होगा। अब उससे निकलना 19 दिसंबर से कहाँ तक, 22 दिसंबर 2009 तक, कितना, 3 दिन हो गया। तो शनिवार प्लस 3 दिन, ये क्या होगा, मंगलवार हो गया, मंगलवार। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्षर समूह के उस युग्म को चुनिए जो पैटर्न को अनुसरण करता है, जो नीचे दिए गए अक्षर समूह के युग्म को 2 समुच्चयों द्वारा किया जाता है। अक्षर समूह के दोनों युग्मों को समान पैटर्न का अनुसरण, तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अक्षर समूह के उस युग्म को चुनिए जो पैटर्न को अनुसरण करता है, जो नीचे दिए गए अक्षर समूह के युग्म को 2 समुच्चयों द्वारा किया जाता है। अक्षर समूह के दोनों युग्मों को समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ जो देख रहे हैं कि एफ से जो है वो क्या है, डी गया है, तो ये -2, जे से एच गया है -2, और एम से किया गया है -2। इसमें भी है -2 है, तो कौन सा सही हो जाएगा, एन से जो है एल गया है -2, टी से आर गया है -2, और डब्ल्यू से यू गया है -2। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 96 में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो ओ से यू गया है +6, यू से गया +6, ए से जी गया +6, और जी से +6 करेंगे तो हमारा होगा एम होगा, क्या होगा, एम होगा। सी से जी गया है, ये है +4, और जी से के गया है +4 है, के से ओ गया है +4 है, ओ से +4 करेंगे तो ये होगा एस होगा, क्या है, एस होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए आ जाएगा। निश्चित कूट भाषा में 10 को लिखा जाता है इस तरह, तो पेनेट को इस तरह लिखा जाता है। उसी कुछ भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ जो हम हैं टी को देखते हैं कि कौन सा एक दूसरे से मिलता जुलता है, ये नहीं है, मतलब कि DETAIN, और एक है PAINED है। यहाँ पर जो है वो ई और ई मिल जा रहा है, डी और डी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, आई भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है, एन भी मिल रहा है। टी जो है वो नहीं मिल रहा है, पी नहीं मिल रहा है। इन दोनों अक्षर में देखते हैं कि कौन नहीं भी है। तो यहाँ पर 7 मिल रहा है, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2। इसमें जो है 9 जो होगा टी का, और 3 जो होगा पी का, यानी टी का आ गया 9, और पी का हो गया कौन सा, 3 हो जाए। कौन 3 तो मैच कर रहा है, नहीं मिल रहा, 3 मिल नहीं रहा है, तो हो जाएगा 3। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, 9 हो जाएगा, क्या है, 9 हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में इतना दिया है, तो उपरोक्त के आधार पर इसमें से एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से क्या संबंध है। आइए एक एक कर बनाते हैं। कह रहा एच भागा ओ है, यानी एच जो है वो ओ का पति है, एच जो है वो क्या है, ओ का पति है, एच जो है ओ का पति है। उसके बाद कह रहा ओ प्लस ए, ओ प्लस ए, ओ जो है ए की बेटी है, वो जो है ए की बेटी है, ये हो जाएगा बेटी, ए की बेटी हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है A-1, ए जो है बी का भाई है, ए जो है ये भाई है किसका, एम, सॉरी A-M जो है वो एम का भाई है। M+N वाला जो हो जाएगा वो एम जो है वो क्या है, बेटी है किसका, एन का, तो ये हो गया बेटी है जो एन का। तो कह रहा है एम और ओ में क्या रिलेशन है, एम और ओ में क्या है, एम जो है इसके भाई के बेटी, भाई की बेटी क्या लगेगा, तो वो लगेगी बुआ, क्या है, बुआ। एम का ओ से कर रहा है, ओ को देखना है, ओ देखेगा ये, तो ओ जो है अपने पिता के बहन कौन लगेगा, बुआ लगेगा, पिता की बहन। आंसर जो हो जाएगा 98 के बी हो जाएगा। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दिए गए अक्षरों के बीच एक निश्चित संबंध है। आइए संबंध के अनुसार हमें देखना है कि KMIH किससे संबंध रखता है। तो ई से जो है +8 करते हैं तो एम आता है, जी से +8 करते हैं तो ओ जाता है, सी से +8 के करते हैं, बी से +8 करते हैं तो जे गया है, यानी सब में जो है ये +8 किया गया है। तो यहाँ भी +8 कर देते हैं, KMIS से ई +8 करेंगे तो ये हमारा होगा एस, इससे +8 करेंगे तो ये होगा यू, इससे +8 करेंगे तो होगा क्यू, इससे +8 करेंगे तो होगा पी। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा।
एक निश्चित कूट भाषा में प्रिंट को इतना लिखा जाता है और नाइट्रो को यहाँ इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ओ को कैसे लिखा जाएगा। इससे जो पहले प्रश्न बना है उसी के अनुसार है। यहाँ पर जो देखना है कि एन है, टी है, आई है, आर है, बच गया पी और ओ। इसमें सम्मिलित में है 3 है, बिल्कुल 3 है, 6 है, 6 भी नहीं है, यहाँ पर क्या है 8 है, 7 है, 2 है, बच गया क्या है 6। तो 6 जो बचा है ओ के लिए बचा है 6, और इसके लिए जो बचा है, किसके लिए बचा है, ये तीनों 4 जो बचा है किसके लिए बचा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एन, इसमें तो है ये NITR बचा है, आर जो बचा है वो 4, ओ का ही पूछ रहा है तो हमारा जो आ गया आंसर ए आ गया। तो ओ का जो होगा 6 कोड होगा। ये था RRB NTP